आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, करियर से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, आज हम बात करने वाले हैं जेईई। बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल पैटर्न भी चेंज हुआ है जी। क्या कुछ चेंज इस पैटर्न में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जेईई बेसिकली है क्या, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। बेसिकली बीटेक में ख़ास तौर से जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, या बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, या बैचलर्स ऑफ प्लानिंग में जाना चाहते हैं, इस तीन के लिए बेसिकली ये एक जेईई का जो प्रोग्राम है, बेसिकली ख़ास तौर से जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल पे एक टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है जो एनटीए के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। और आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो इदारे हैं, उन इदारों में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसकी रैंकिंग पे आप बेसिकली आपको एडमिशन मिलता है उसके एग्ज़ाम के बाद, जब जो भी है उसकी रैंकिंग बनती है, जो उसकी मेरिट आती है। तो जेईई बेसिकली अगर आप देखें तो एक कोई भी जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मुझे लगता है कि उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इम्तहान है। बिल्कुल। और अगर हम इसमें बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो क्या कुछ प्रोसेस है सूरी साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, किस तरह? जी, आप सही कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ये बेसिकली जो इम्तहान है ये 2 बार हो सकता है, 2 बार आप दे सकते हैं पूरे साल में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पिछले साल से ही ये शुरू हुआ, उससे पहले आप सिर्फ 1 बार दे सकते थे पूरे साल में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जाहिर है आपके ऊपर बड़ा लोड होता है, खासतौर से प्रेशर होता है, कि स्ट्रेस होती है, आप अपने 12वीं क्लास की तैयारी में भी लगे होते हैं। तो ख़ास उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है जो लोग 12वीं क्लास में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को 2 बार दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है। तो अगर आप देखें तो ये एक बड़ा अच्छा हुआ है कि आप 2 बार एग्ज़ाम देंगे, जो भी आपके उन दोनों में से अच्छे मार्क्स होते हैं, जो उसके हिसाब से फिर फाइनल मेरिट या फाइनल रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग के बेसिस पे आप दे सकते हैं। तो इस बार जो अभी जनवरी में होना है उसकी डेट अभी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 10 अक्टूबर उसका लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन करने का। तो अभी जनवरी के एग्ज़ाम के लिए अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो शायद उसको इंतज़ार करना होगा, जो अप्रैल में इम्तहान होगा उसमें वो भर सकते हैं। और प्रोफेसर साहब, जैसे कि बात अगर किसी भी अपॉर्चुनिटी की करें या किसी भी कोर्स की करें हम, तो कंपटीशन की मैं अगर बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम जेईई को हम ले तो क्या वाकई इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 10 लाख प्लस लोग अपीयर होते हैं, तो एक बड़ी तादाद होती है और एक एक नंबर की वैल्यू होती है। अगर एक नंबर अगर आपका कम है किसी से, तो आप कम से कम 500 रैंक नीचे आ जाती हैं। तो ये एक वाकई में एक बहुत ही मुश्किल कह सकते हैं, एक बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन होता है। और इस तरह की बेसिकली अगर देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी। और रेहान साहब, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी जी जी, मेरा नाम प्रवीण है। जी प्रवीण, मुझे सवाल पूछना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और अभी मैंने 12th क्लियर किया, तो क्या मैं अभी से तैयारी शुरू कर सकता हूँ उसके लिए? बहुत अच्छा जी। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके ऊपर कोई कैद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि अर्ली डिसीजन अगर हो जाए। आपने जैसे 12वीं क्लास अभी पास की है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला होगा कि आप अभी से, आपको ये गोल क्लियर है कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जाते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। तो आपको ग्रेजुएट होने तक तकरीबन 3 साल लगेंगे, तो बहुत अच्छा वक्त है। मुझे लगता है कि अगर इतनी क्लैरिटी है आपके अंदर कि अभी से आपने ये प्लान किया है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही राइट टाइम है और आपको शुरू करनी चाहिए।
और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस तैयारी को भी आगे चलाएं। बहुत बार आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के कोर्स में आप जाएं जिससे आपके यूपीएससी को भी एक सपोर्ट हो। तो जनरली बहुत सारे लोग ये सोच के भी बहुत सारे कोर्स तय करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपको ऐसा माहौल मिले जहाँ पे आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हाँ जी, अपना सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है सर, मैडम ये जिसने डिग्री की होगी बीटेक की और उसकी स्ट्रीम होगी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। जी जी तो जी, सवाल पूछें। हाँ जी, क्या वो ये इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भर सकता है जी। एज ए जेई? हाँ बिल्कुल। देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली एक ही ब्रांच मानी जाती है, लेकिन अभी है क्या कि ये डिपेंड करता है कि जिस शोबे से उनकी वैकेंसीज निकली हैं उस शोबे ने क्या कहा है। उन्होंने अगर ये कहा है कि जब इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है तो सिर्फ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर सकता है। अगर वो कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हो गए लाइक बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो डिपेंड करता है जो जिसने वैकेंसी निकाली है उसने अपनी एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है उसको आपको फॉलो करना होगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे बीटेक इलेक्ट्रिकल और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर वैसे, तो मुझे कुछ मतलब 3D में इंटरेस्ट है, तो मेरा कौन सॉफ्टवेयर सही रहेगा मतलब 3D में सीखने के लिए? कुछ नहीं, आप 3D में क्या करना चाहते हैं? 3D में मैं कुछ मतलब डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मतलब कुछ मॉडलिंग वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, समझ। देखिए, 3D अगर आप 3D मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं, वॉक थ्रूज बनाना चाहते हैं, तो जैसे आपने कहा इंटीरियर डिज़ाइन में ख़ास तौर से, तो बहुत अच्छे अगर जिसको कहेंगे बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर और बहुत ही जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें रेविट आर्किटेक्चर और 3ds मैक्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कुछ उसके साथ और प्लगइन होते हैं लाइक वीरे वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी फोटोशॉप वगैरह की मदद ले सकते हैं। लेकिन रेविट आर्किटेक्चर और 3ds मैक्स बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, ख़ासतौर से आपकी अगर 3D प्लानिंग में आप प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम शफीक खान है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी शफीक साहब। अर्ज ये है कि मेरा लड़का जो है बीटेक सिविल कर लिए हैं, वो फ्रेश हैं जी लास्ट ईयर पास किए हैं। जी जी। अब वो जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बोलते हैं उनको सिविल में है। तो बहरहाल अब उन्होंने आगे मास्टर्स करना चाह रहे हैं या फिर MBA जो भी है, तो कैसा कैरियर को आगे बढ़ाए, क्या करे, क्या कोर्सेस करे, कोई कैसा, वो थोड़ा सा गाइडलाइन चाह रहा था। जी जी, देखिए सिविल इंजीनियरिंग, इसमें कोई शक नहीं कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी अभी जो स्कोप है ख़ासतौर से क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी स्कोप है। तो मैं 2-3 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। ख़ासतौर से आपने 2 चीज़ें पूछी हैं कि उनको क्या करना चाहिए, जैसे हायर स्टडीज़ का प्लान कर रहे हैं तो हायर स्टडीज़ बिल्कुल करनी चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो एमटेक एक अच्छा रास्ता हो सकता है। MBA मुझे लगता है कि बहुत आपको बेनिफिट नहीं करेगा, सिविल बैकग्राउंड है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी तरफ जाने में MBA में, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के ताल्लुक से देखें तो मुझे लगता है कि एमटेक एक ख़ासतौर से सिविल इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप वाटर में, ख़ासतौर से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर अपनी एमटेक करें, वो अच्छा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम हो अगर, वो अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए गेट वगैरह की तैयारी करनी होगी। मुझे लगता है आपके बेटे को गेट वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। अगर इन द मीन टाइम कुछ जॉब भी देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी कर लेते हैं वो भी हेल्प करेगा आपको। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी जी, मेरा नाम अबरार सैयद है और मैं डाउन से बात कर रहा हूँ। जी अबरार साहब, मुझे साइंटिस्ट बनना है एस्ट्रोफिजिक्स में। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं कौन सी इंजीनियरिंग चूज करूँ या MSc BSc करूँ उसमें। अभी आप 12th में हैं? हाँ जी, अभी मैं 12th में हूँ, HSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता था कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में साइंटिस्ट बनना है, तो मैं इंजीनियरिंग के थ्रू करूँ या BSc MSc करूँ। जी,
देखिए, आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप मास्टर्स प्रोग्राम इंजीनियरिंग के बाद कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको, मुझे लगता है आपको आईआईटी को अपना टारगेट बनाना चाहिए, या आपको टारगेट बनाना चाहिए जो भी हमारे नेशनल टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप कामयाब हो सकते हैं। बीएससी आप फिज़िक्स में कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी एस्ट्रोफिज़िक्स से कर सकते हैं। तो आईआईटीज़ ऑफ़र करती हैं इस प्रोग्राम को, तो एमएससी तो आपको करनी ही चाहिए, बीएससी एमएससी से भी आप जा सकती हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये आपको देखना है कि आपको इंस्टीट्यूट अच्छा चुनना है। देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें वो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा स्कोप मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही निश एरिया है, बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रीम है, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना Good सवाल evening. बताइए। जी मैम, मैंने ग्रेजुएशन कर दी है, आपने आगे कुछ प्लान कैरियर के बारे में? तो नहीं, आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स है आपके पास? मैम आर्ट सर, आर्ट साइड से किए, ठीक। देखिए, आर्ट साइड से आपने ग्रेजुएशन किया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं, बड़ा ओपन होता है। आप मिसाल के तौर पे आपको तय ये करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप सोशल वर्क में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप किसी भी, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं टीचिंग में जा सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आपका जहन किस तरफ बन रहा है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं जहीराबाद से बात कर रहा हूँ, एजाज पाशा। जी सवाल बताइए। तो मेरा लड़का मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल पास किया हुआ है, उस गाइडलाइंस अभी 1 ईयर हो गया क्लियर करके, लेकिन कोई अभी तो अब ऑटोमोबाइल तो बिल्कुल ठप होके है। कोई इंडस्ट्रीज वाले अभी हायर नहीं कर रहे, कोई भी ये नहीं है, मैकेनिकल वालों का बहुत बुरा हाल है इस वक्त जी। तो इसके लिए फर्दर उसके रिलेटेड और कोई कंप्यूटर कोर्सेस या और कुछ करने से उनका फ्यूचर बन सकता है क्या? थोड़ा एडवाइस चाहता हूँ। नहीं, ठीक है। देखिए, बीटेक मैकेनिकल बच्चे ने किया हुआ है, 1 साल हो गया। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल सही आपने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी डाउन है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो आईटी सेक्टर काफ़ी अप है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी है वो काफ़ी अप है। तो आपकी जो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी होती है उसमें स्कोप है, तो आप उस तरफ बच्चे का जहन डाल सकते हैं। अगर उनको जाना है तो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी में काफ़ी स्कोप रहता है। इसके अलावा कुछ मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर से वो उन्हें करने चाहिए, बहुत सारी जगह पे अभी भी उसका स्कोप रहता है। और अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इन द मीन टाइम कोई ऐसी तैयारी भी कर सकते हैं जिसमें हायर स्टडीज़ एक अच्छी उनको ख़ास तौर से उनका करियर बनाने के लिए हेल्प करेगी। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछें। मैम, मेरा ये सवाल है कि मैंने एक्चुअली बीटेक कंप्लीट किया एनआईटी श्रीनगर से। वेरी गुड। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि एमएस के लिए कौन सी कंट्री के लिए मैं अप्लाई करूं, जैसे यहाँ पर अच्छा एमएस और किस ब्रांच से किया आपने? इकोनॉमिकल मैकेनिकल से। देखिए, मैकेनिकल से जो बीटेक आपने किया है और आप हिंदुस्तान से बाहर जाके अगर अपने मास्टर्स करना चाहते हैं, एमएस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा आपको। एक तो आप एमएस विद रिसर्च करिए, एमएस बाई रिसर्च जो होता है उसमें आपको एक तो सस्ता पड़ेगा, और दूसरा आपके लिए बेस्ट कंट्री जर्मनी है। जर्मनी में थोड़ा सा आपका एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छा चाहिए, उसमें आपके पास मार्क्स अच्छे होने चाहिए, वरना जर्मनी सबसे सस्ता कंट्री है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली ऑफरिंग एमएस इन, और मैकेनिकल में आप जानते हैं जर्मन, वैसे भी जर्मनी काफ़ी आगे है टेक्नोलॉजी में। तो ये आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। वहाँ पे काफ़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें तकरीबन ट्यूशन फीस फ्री होती है। इसके अलावा फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। हम फ्रांस को जनरली छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ फ्रेंच एज ए लैंग्वेज चाहिए, तो आप फ्रेंच लैंग्वेज लर्न कर लें और जर्मन लैंग्वेज या लर्न कर लें, अभी आपके पास टाइम है इन द मीन टाइम, और जीआरई वगैरह की तैयारी करें तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा एक ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल। और इस बीच 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सवाल दोनों के सवाल बिल्कुल हम ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जी सवाल बताइए। सवाल मेरा यही है कि मैं बीसी कर लिया है, उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही है आगे क्या करना है। ठीक बताते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो। जी सवाल बताइए।
मुझे आप बोलिए कि आर्ट्स में सबसे अच्छा करियर कौन सा है? अच्छा, किसमें? आर्ट्स। आर्ट्स में। आर्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बताते हैं। देखिए, जो उन्होंने पहला सवाल पूछा बीसीए BCA, उन्होंने किया है, मुझे लगता है बीसीए करने के बाद 2-3 ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी हैं, आईटी कंपनीज, जो बीसीए को रिक्रूट करती हैं और उनकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कराती हैं। मिसाल के तौर पे विप्रो टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है, उसमें टीसीएस एक ऐसी कंपनी है। तो आपको उनकी साइट पे जाके रजिस्टर करिए, उनके बहुत सारे ऑफ कैंपस प्रोग्राम मतलब रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं। ये एक ऑप्शन आपके पास है, लेकिन उसके साथ आपको मुझे लगता है कि अपना एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम आप कंटिन्यू करेंगे इन द मीन टाइम अगर जॉब नहीं है। और आईटी में आजकल बहुत स्कोप है, और लेकिन सबसे अहम ये है कि आपके पास स्किल सेट क्या है। इसलिए आपको एक अच्छी सी, आपको जैसे कोडिंग में आपको अच्छा होना चाहिए, या आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छी तरह से, जो आपको हेल्प करेगी क्रैक करने में, क्योंकि सबके जो ख़ास तौर से ऑनलाइन टेस्ट होती हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं। आर्ट्स के लिए बच्ची ने सवाल पूछा मुझे लगता है, और उस बच्ची को ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि आर्ट्स में बहुत करियर अच्छे हैं। आप खास तौर से अगर हम सिर्फ आर्ट्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स सबसे पहले होता है, उसके बाद जर्नलिज्म है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं कि आप तकरीबन साइंस और मेडिकल की स्ट्रीम को छोड़कर आप कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, 12th मैंने कंप्लीट किया है जी। सब्जेक्ट्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? जी मैम, सर 10+2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, पीसीबी है। और बताइए, सवाल पूछिए। जी सर, मुझे बता दीजिए क्या विदाउट मैथमेटिक्स हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं क्या, या कोई और कोर्स प्रेफर कीजिएगा? नहीं, आप बायोलॉजी की लाइन में नहीं जाना चाहते? बायोलॉजी की लाइन में या इस लाइन में, दोनों में से बेटर क्या रहेगा सर? अब आपके पास बाकी 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं पीसीबी के अलावा? इंग्लिश एंड एनवायरनमेंट साइंस। ठीक है। देखिए, ख़ास तौर से वो लोग जो जैसे पीसीबी सब जानते हैं कि मेडिसिन के सारे कोर्सेज आपके लिए खुले हुए हैं, और पीसीबी के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता आपके पास है, वो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेज। ये 2 आपके पास ऐसे कोर्सेज जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मेरे को पीएचडी करने का था, उसका कैसा प्रोसेस जरा बताइए मेरे को। एमबीए कंप्लीट हो गया मेरा। एमबीए कंप्लीट कर लिया आपने? वेरी गुड। मैं कंप्लीट कर लिया। कितने % मार्क्स हैं एमबीए में? मेरे को 60%। गुड। देखिए, पीएचडी के लिए 55% मार्क्स जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है यूजीसी गाइडलाइंस के। आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। एमबीए के बाद आपको कोई एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने टेस्ट होते हैं। अगर आप टेस्ट से एग्जाम्पशन चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो आपको मैनेजमेंट में आप नेट की तैयारी करें। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सारी यूनिवर्सिटी में आपको एग्जाम्पशन मिलता है टेस्ट से। आप डायरेक्ट उनकी जो बोर्ड ऑफ रिसर्च जो भी होता है, जो जैसे या जो रिसर्च कमेटी होती है, उसमें आप जाके अपीयर हो सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है। और अगर आप नेट के साथ जेआरएफ भी मिलता है तो आपको एक फेलोशिप भी मिलने लगती है। तो मुझे लगता है कि आपको नेट की तैयारी करनी चाहिए, और पीएचडी में आप सब जगह एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। जी, सवाल पूछें अपना। हेलो। हेलो। जी, सवाल पूछिए। जी, हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फिर हमसे सवाल पूछें। जी, अपना सवाल बताइए। हेलो। जी जी। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। राब्ता हमारा इनसे नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो। जी, सवाल बताइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने बीएड की हुई है। किस सब्जेक्ट से की है? मैंने आर्ट्स में की हुई है बीएड। साथ मैंने एचएससी का डिप्लोमा किया हुआ है, और मैंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए भी अप्लाई किया। डिप्लोमा आपने एचएससी में किया है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट? जी जी। तो साथ में मैंने नासिक नैनी टंडल में 5 साल तक काम भी किया है। वेरी गुड। जी, सवाल तो पूछिए। जहाँ अब आप मुझे ऐसा कोई काम बताइए जिससे हमें जॉब मिल सके आगे। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी तो फ्री हूँ मैं 2 साल से। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप बीएड आपने किया है, तो क्या टीचिंग में जाना चाहते हैं? जी हाँ।
ठीक है। देखिए आपके पास 2 डिग्री आपका बेसिकली होता क्या है कि आपने जैसे डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन भी कर लिया और बीएड भी कर लिया, तो आपको पहले एक रास्ता तय करना होगा आप किस तरफ जाना चाहते हैं। बीएड एक अच्छा ऑप्शन होता है आपको। टीचिंग में आजकल नंबर ऑफ जॉब्स भी अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, मुझे लगता है आपको टीचिंग में आगे जाना चाहिए। लेकिन आपने 5 साल क्योंकि काम किया हुआ है तो आपको उससे रिलेटेड अगर जॉब में नहीं जाना तो आपके लिए बीएड बहुत अच्छा है। वरना HSC की काफ़ी पोजीशंस होती हैं, आपको बहुत सारी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वेरी गुड, आगे पूछिए सवाल। हेलो जी सवाल कंप्लीट कीजिए। मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में IR में। जी अब मेरे लिए आगे क्या ठीक रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन काम करना चाहिए किसी उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में डील करती हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी हमारी UN की एजेंसीज़ हैं या बहुत सारी ऐसी थिंक टैंक हैं जो ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। उनका पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी रिसर्च में काम करते हैं। तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करके अप्लाई करिए और काम करना चाहिए। और अदरवाइज आप PhD अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अनंतनाग जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है। वेरी गुड। 2016 में, और 2 साल ब्रेक हो गई क्योंकि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था। आपने एनालिटिकल कंट्रेक्चुअल जॉब कर रहा हूँ हेल्थ में। नहीं, क्या जॉब कर रहे हैं आप अभी? यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए MA इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास एनालिटिकल जॉब्स की बहुत स्कोप होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे R है। इसी तरह से एक्सेल पे आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, पाइथन आपको आनी चाहिए। अगर इस तरह की आप कुछ अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेते हैं तो बहुत सारी एनालिटिकल जॉब्स आजकल बहुत मौजूद है मार्केट में। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे M.Tech करना है, बेस्ट कॉलेज बताइए सर। IIT बेस्ट है वैसे तो, लेकिन आप हिंदुस्तान से बाहर करना चाहते हैं तो अलग बात है। देखिए IITs मुझे लगता है कि सबसे अच्छी आपके, और आप किस ब्रांच में करते हैं उसी हिसाब से आपको अपनी IIT सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। वरना M.Tech के लिए तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है, ये तो नोन फैक्ट है। वरना आप हिंदुस्तान से बाहर जाके M.Tech कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। और चलते चलते एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है प्रोफेसर साहब, क्योंकि JEE बच्चे करना तो चाहते हैं लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते तैयारी, उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन? बहुत अच्छा आपका सवाल है। वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, खासतौर से कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, तो आजकल बहुत सारी स्टेट लेवल पे, बहुत सारी नेशनल लेवल की हमारे पास ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं जो बच्चों को, या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें अप्लाई करना चाहिए। और उससे मुझे लगता है दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी बहुत सारे बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जहाँ पर फ्री कोचिंग की स्कीम्स हैं। मुझे लगता है हर लेवल पे, माइनॉरिटीज़ की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं। तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए वो बच्चे, क्योंकि जो बच्चा 12th में आ जाता है वो गूगल सर्च भी कर सकता है। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू सर्च फॉर दी स्कॉलरशिप्स। और रेहान साहब एक आखिरी सवाल, खवातीन का इंटरेस्ट इस बार बढ़ा है जी, 15,000 प्लस जी, और एक अच्छा नंबर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम जनरली देख रहे हैं कि बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ख़ास तौर से वो बेहतर करती हैं और परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है इंजीनियरिंग में आने के बाद। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ कि उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को, कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करिए, उन्हें सपोर्ट करिए कि वो आगे बढ़ें, वो खूब अच्छा करें। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े और हमारे कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 उर्दू। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।